जय हिंद दोस्तों, ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब इसी के बाद हम आपके लिए एक उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक पॉइंट आया था ब्लड के बारे में। ब्लड को बताने के बाद से आपका दूसरा जो पार्ट्स होता है भोज्य पदार्थ फूड मटेरियल्स होता है, क्योंकि ब्लड बार बार आएगा, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के बाद सीधे मैं ब्लड पा रहा हूँ। और ब्लड के बारे में बेसिक फॉर्मेट से क्वेश्चन क्या कैसे पूछे जाते हैं, तो इतना जानते हैं कि आप ब्लड की जब बात करेंगे तो रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है। आप इतना भी जानते होंगे कि हाँ ब्लड होता है। और ब्लड कैसा होता है, यदि आप ना देखे हो तो थोड़ा सा यहाँ से निकाल कर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो जो रुधिर होता है इसके स्टेप में, कई स्टेप में हम बताएंगे कि रुधिर क्या होता है, क्यों लाल होता है, इसका पीएच मान होता है, शरीर में इसकी सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, एक एक इसकी ओरिजिन क्या होती है। लेकिन बेसिक फॉर्मेट के रूप में बता दे रहा हूँ कि ब्लड हमारे शरीर में लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है और इसका पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है, एल्कलाइड होता है। और यह रुधिर का अध्ययन रुधिर विज्ञान या हीमेटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और रुधिर के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिए कि रुधिर जो होता है हमारे शरीर की बोन मैरो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण बेसिक रूप से, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसको फॉर्मेट बताने के बाद मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट में बताऊंगा। तो अब यहाँ देखिए कि रुधिर जो होता है हमारे शरीर में लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है, इसका पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। और इस रुधिर को यहाँ से प्रकार आप पढ़ते हैं कि रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बेसिक फॉर्मेट क्या होते हैं। रुधिर जो होते हैं हमारे शरीर में लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराण होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है रुधिर का 60% भाग होता है और रुधिराण जो होता है वह 40% भाग होता है, क्योंकि आप परसेंटेज जब पढ़ते हैं किसी भी राशि को 100% मानकर उसको डिवाइडेशन करते हैं। तो अब यहाँ से इनके केवल फॉर्मेट ब्लड ग्रुप से या ब्लड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि रुधिर के कितने भाग होते हैं, तो 2 प्लाज्मा और रुधिराण होते हैं और यह कितने परसेंट भाग होते हैं, 60%। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि किसी किताबों में आपको 50 से 55, 40 से 45 दे दिया जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आपसे एवरेज वैल्यू पूछा जाए तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे रुधिर में प्लाज्मा का परसेंटेज, तो यदि 55 से 60 है तब भी यह क्वेश्चन सही है, लेकिन जब ये एवरेज वैल्यू आ जाती है, औसत मान आ जाता है, तो प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं यह हमारे शरीर में एक पीले रंग का संयोजी उत्तक होता है और प्लाज्मा के संदर्भ में जब कभी भी चोट लगी होती है तो आप उसको देखते हैं तो ब्लड जब ड्रेसिंग होती है तो उसमें पट्टी जो होती है पीले रंग की हो जाती है और इसके यही प्लाज्मा होता है। और इसी प्लाज्मा में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है 90% होती है। इस प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा होती है 90% जल होता है। और दूसरा होता है 10% जो होता है वह क्या होता है कि अकार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के लवण होते हैं। और इसी के कारण इस रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 बना रहता है। इसी लवण या सॉल्ट के कारण रुधिर का पीएच मान 7.4 बना रहता है। और इस प्लाज्मा के मुख्यतः प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इस प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, दूसरा लवण होता है, तीसरा पोषक पदार्थ होता है, चौथा उत्सर्जी पदार्थ होता है, घुलित गैसें होती हैं, और हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और प्रतिरक्षी होते हैं। तो यह जो लवण के संदर्भ में उत्सर्जी पदार्थों के संदर्भ में बताएंगे। और हार्मोन्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स प्लाज्मा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रुधिर के प्लाज्मा में हार्मोन्स, रुधिर में हार्मोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बना दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक बना दिया जाए रुधिर में लवण कहाँ पे पाए जाते हैं या पोषक पदार्थ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ रुधिर में कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। घुलित गैसें कहाँ पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
तो इस हार्मोन्स को हम बताएंगे, हार्मोन्स जो होते हैं यह हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी का अभिप्राय होता है कि जैसे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, शरीर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, हेड, थोरैक्स, और इसमें ऐसे एक बेसिक संरचना होती है, शरीर के मुख्यतः भाग होते हैं। तो इसके संदर्भ में पूरा नहीं बता रहा हूँ। यह शरीर मस्तिष्क के या अग्रभाग होते हैं, मध्य भाग होते हैं, पश्च भाग। इसमें पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, और इसी में दूसरी में जो होती है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। और इसके नीचे आएंगे तो गले में थायराइड और पैराथायराइड पाई जाती है, थायराइड व पैराथायराइड पाई जाती है, इनकी संख्या 2 होती है। और इसके बाद से यहाँ पे थाइमस ग्लैंड्स पाई जाती है। तो यह हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। इस हार्मोन्स को अगले टॉपिक में क्लियर करूंगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि होती है, इसी को मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, और यह पीनियल ग्रंथि होती है। और जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के स्थानीय अंगों से निकलते हैं। जैसे मुख गुहा में एक स्थानीय अंग होता है, तो उसमें लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम निकलते हैं। इसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था कि अमाशय से, आंत से बहुत सारे, तो स्थानीय अंग का मतलब जैसे यहाँ पे अमाशय है, और अमाशय से क्या होते हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ पे अमाशय बनाए थे, और अमाशय से बहुत सारे जठररस में एंजाइम्स होते हैं, निकलते हैं, तो वह स्थानीय अंग होते हैं। तो यह इनकी विशेषता होती है। और जो प्रतिरक्षी, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ब्लड से पूछा जाता है कि शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण या एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ पे होता है। तो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण प्लाज्मा में होता है। क्या होता है? प्लाज्मा में होता है। और इस प्रतिरक्षी का मुख्य कार्य क्या होता है? इस प्रतिरक्षी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन एंटीजेंस को मारकर नष्ट करना होता है। अब प्रतिजन पूछेंगे तो क्या होगा? प्रतिजन का अभिप्राय होता है जैसे शरीर है हमारी, और शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों को छोड़कर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन को छोड़कर यदि अन्य कोई कंपोनेंट शरीर में प्रवेश करता है, चाहे नाक से प्रवेश करता है, मुंह से प्रवेश करता है, या शरीर के बाहरी अंगों से प्रवेश करता है, वह क्या होता है? एंटीजेंस होता है, प्रतिजन होता है। तो उसी प्रतिजन को मारने का कार्य कौन करता है? प्रतिरक्षी। और यही प्रतिरक्षी जो होती है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम को बनाए रखने का कार्य करती है। तो इस प्रतिजन के संदर्भ में एक करंट के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कोरोना वायरस होता है, वह शरीर में क्या होता है? हवा के द्वारा प्रवेश करता है, और नोज के द्वारा या नाक के द्वारा प्रवेश करता है। तो जैसे ही कोरोना इंजेक्ट किया, प्रवेश किया, वह एक प्रतिजन होता है, और इसी प्रतिजन को मारने के लिए क्या होती है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। और यही एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनो सिस्टम का निर्माण करती है। और जिसमें ही इम्यूनो सिस्टम वीक होता है उसको मारकर नष्ट कर देती है, स्ट्रांग होता है तो मारकर नष्ट कर देता है, जिसमें वीक होता है वह डेवलप होने लगता है। तो यह एक बेसिक फॉर्मेट हुआ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन के संदर्भ में। अब इसी के बाद हम बताएंगे कि ब्लड का जो दूसरा भाग होता है वह रुधिर, ब्लड कॉर्पस होता है, रुधिराण होती है। पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। तो इसके संदर्भ में ध्यान दीजिए कि रुधिराण किसे कहते हैं? कि रुधिर में पाए जाने वाली कणिकाओं को ही रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रुधिर में पाए जाने वाली कणिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और यही रुधिर कणिकाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं। अब यहाँ पे इसको बताएं कि लाल रुधिर कणिकाएं, कि रुधिर में पाए जाने वाली कणिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और इसमें से लाल रुधिर कणिकाएं, इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स को संक्षेप में RBC कहते हैं। तो अभी इसका जब फॉर्मेट शुरू से है, जब हम बताते चलेंगे तो इसकी ओरिजिन, कार्य, कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, और इसका बेसिक कार्य क्या होता है। तो यहीं पे एक बेसिक कार्य देख लीजिएगा। RBC का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है, क्योंकि इसी रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के कारण इसे लाल रुधिर कणिकाएं। और इसी लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है।
दूसरा जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और इसी के कारण इसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। और यह व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कई प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं। ऐसे इनकी संख्या होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, 5 प्रकार के होते हैं। और इस आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र, इसको इंग्लिश में इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। और प्रतिरक्षा का मतलब होता है शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए जो सिस्टम होता है उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं और इसी के कारण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। अब इसी के बाद से जो तीसरा पॉइंट्स होता है कि रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, यह एक विशेष प्रकार की कणिकाएं होती हैं और यही प्लेटलेट्स होते हैं हमारे रुधिर के वॉल्यूम को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, रुधिर को थक्का जमने में सहायता करना होता है, रुधिर को थक्का जमने में सहायता करना होता है, थक्का जमने में सहायता करना होता है। तो और चौथा होता है स्पिंडल कोशिकाएं, और स्पिंडल कोशिकाओं का भी मुख्य कार्य होता है रुधिर को थक्का जमने का कार्य करना होता है, रुधिर को थक्का जमने में सहायता करना होता है, थक्का जमने में सहायता करना होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि अब ये पूछेंगे कि दोनों क्यों पाए जाते हैं, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों कभी नहीं पाई जाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि पूछा जाए कि किसी भी प्राणी में जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्राणी में या मनुष्य में रुधिर कणिकाओं की संख्या 3 होती है, लेकिन मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य में रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होती है। लेकिन अन्य किसी प्राणी का नाम लेकर पूछा जाए कि उसमें रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो उसमें ध्यान दें उसमें भी 3 होती है। किसी भी जंतु में पूछा जाए कि रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य कोई प्राणी हो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 लिखे होंगे, लेकिन यह ब्लड प्लेटलेट्स केवल मनुष्य में पाई जाती है, केवल मनुष्य में पाई जाती है, अन्य किसी प्राणी में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इसकी संख्या 3 होती है। लेकिन अन्य किसी प्राणी का नाम जब लेंगे तो उसमें भी किसी भी प्राणी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता। अन्य किसी प्राणी का नाम लिया जाए तो वह स्पिंडल कोशिकाएं होती हैं। अब इसी के बाद से फॉर्मेट बना दिए और इसके संदर्भ में अब एक एक करके यहाँ से हम बताएंगे कि रुधिर क्या होते हैं, रुधिर के प्रकार कैसे होते हैं। तो अब यहां से लिखना हो तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। कि रुधिर का अध्ययन रुधिर विज्ञान या हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 क्षारीय होता है। यह शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। यह रुधिर जो होता है शरीर में पाए जाने वाला एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसी को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और यही जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है यह शरीर में इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। ऑक्सीजन, रुधिर का मुख्य कार्य ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। इसी के बाद से आता है रुधिर के प्रकार। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ध्यान दीजिए कि रुधिर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, A, B,
AB और O 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार का अभिप्राय होता है कि रुधिर वर्गों की ये 4 प्रकार किसने दिया। तो इसके बाद से आता है कि रुधिर वर्गों की खोज, इसी के पॉइंट से आता है रुधिर वर्गों की खोज, रुधिर वर्गों की खोज। रुधिर वर्गों की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। स्टीनर ने किया था। और इसे ही कार्ल लैंडस्टीनर ने क्यों किया था, तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, एक स्टोरी समझ लीजिए कि कभी कभी एक ही व्यक्तियों से रुधिर को निकालकर अन्य व्यक्तियों को दिया जाता था। लेकिन अब पूछेंगे क्यों दिया जाता था, तो ध्यान दीजिएगा अभी तक विज्ञान चाहे कितना भी डेवलप कर गया हो, लेकिन अभी तक रुधिर का आर्टिफिशियल निर्माण नहीं होता है, न होगा। अभी आने वाले 50-100 सालों में रुधिर का आर्टिफिशियल निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी भी व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी होती है तो उनको अन्य व्यक्तियों से रुधिर को निकाल कर दिया जाता है। तो इसी पर लैंडस्टीनर ने जब अध्ययन किया तो देखा कि कभी कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रुधिर देते समय व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। या तो व्यक्ति अचानक दुर्घटना ग्रसित हो जाए या चोट लग जाए, तो उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर से रुधिर की कमी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये व्यक्ति में रुधिर की कमी के कारण क्या हो गया, चोट लगने या अचानक दुर्घटना के कारण, चोट लगने अथवा अचानक दुर्घटना के कारण रुधिर की कमी हो गई। और बी व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी क्या होता है, लंबी बीमारी के कारण इसके शरीर में रुधिर की कमी हो गई, अब यह बीमारी के बारे में पूछेंगे तो बीमारियां बहुत सारी होती हैं, तो यह बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो बीमारी होती है, तो कमी हो गई, तो इन व्यक्तियों को जीने के लिए, और जीने का अधिकार जो होता है, किसी भी व्यक्ति को आप जीने के अधिकार को छीन नहीं सकते। वह चाहे दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वह नेचुरल मृत्यु हो जाए, वो अलग की बात होती है, लेकिन किसी के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को बताया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, दोनों व्यक्तियों के शरीर में रुधिर की जब कमी हो गई तो इनको जीने के लिए, रुधिर की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से रुधिर लिया गया। और मान लीजिए देने वाला व्यक्ति X है, एक व्यक्ति X है, और इस स्थिति में एक X व्यक्ति से रुधिर को निकालकर A व्यक्ति को दिया गया। तो जब A व्यक्ति को दिया गया तो A की मृत्यु नहीं हुई, इसकी मृत्यु नहीं हुई, और जब नहीं हुई और ठीक उसी समय उसी से व्यक्ति से रुधिर को निकालकर B को दिया गया तो B व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इसी के कारण जब मृत्यु हो गई तो लैंडस्टीनर के सामने समस्या हो गई कि क्या कारण है कि जब एक ही व्यक्तियों से रुधिर को निकालकर अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता था तो इसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती है और कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी समस्या के समाधान करने के लिए लैंडस्टीनर ने ब्लड का बहुत स्टडी किया, अध्ययन किया, और देखा कि इसी ब्लड में, मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रतिजन होते हैं, इसी को एंटीजन कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडीज होती है,
एंटीबॉडीज होती है। तो अब यहाँ देखिए प्रतिजन किसे कहते हैं? शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। और यही प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं और इनको सदैव कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। और यही प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं एंटीजन ए होते हैं और दूसरा जो होते हैं एंटीजन बी होते हैं। एंटीजन बी होते हैं और इसके उदाहरण जीवाणु, विषाणु और कवक होते हैं। और प्रतिरक्षी जो होते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक एंटीबॉडीज ए और दूसरा एंटीबॉडीज बी, एंटीबॉडीज बी। तो यही इसी के आधार पर यह दो दो प्रकार के होते हैं। लेकिन सदैव ध्यान दें, प्रतिजन को सदैव कैपिटल से लिखा जाता है और प्रतिरक्षी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, लेटर से लिखा जाता है। इसी के आधार पर लैंड स्टीनर ने रुधिर को 4 भागों में डिवाइड किया, ए, बी और ओ। और इसी ओ में से इसको दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो इस प्रकार से लैंड स्टीनर ने इसी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर को 4 भागों में डिवाइड किया। अब यहाँ से देखिए कि इसमें कौन सा प्रतिजन होता है और कौन सा प्रतिरक्षी होता है। तो इसके संदर्भ में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। और इसी के बाद इसमें रुधिर, लैंड स्टीनर को बहुत सिंपल से शब्दों में स्पष्ट कर लीजिएगा कौन सा प्रतिजन होता है। लैंड स्टीनर ने एक विशेष प्रकार की सारणी बनाई, एक विशेष प्रकार की सारणी बनाई। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे और इसमें एक तरफ सीरियल नंबर कर दिया, एक तरफ सीरियल नंबर, पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर होता है और दूसरा जो होता है इसमें रुधिर के प्रकार, रुधिर के प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, पहला कॉलम हो गया। और इसी में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक प्रतिजन होता है एंटीजन होता है और दूसरा जो होता है प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। और यही प्रतिरक्षी होता है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4। तो रुधिर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऊपर बताए थे। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। और प्रतिजन को सदैव कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिजन ए है, बी है, ए बी है और ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रतिरक्षी क्या होती है? बी होती है। प्रतिरक्षी क्या होती है? बी। तो इसी के अपोजिट प्रतिरक्षी जो बी, ए और इसमें दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती है। ए इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें ए व बी दोनों प्रतिरक्षी होती है। तो इसी के आधार पर रुधिर वर्गों की परिभाषा दे दी गई। अब यहाँ पे आ जाइए कि रुधिर वर्गों की परिभाषा कैसे देते हैं। रुधिर वर्गों की परिभाषा, रुधिर वर्गों की परिभाषा, वर्गों की परिभाषा। ब्लड ग्रुप ए, पहला रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए, ब्लड ग्रुप ए। अब यहाँ से देखिएगा कि ऐसा रुधिर वर्ग, बहुत स्पष्ट देख लीजिएगा कि ऐसा रुधिर वर्ग जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी पाया जाता है उसे रुधिर वर्ग ए कहते हैं। उसी प्रकार से रुधिर वर्ग बी की परिभाषा कि ऐसा रुधिर जिसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए पाया जाता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहते हैं। जिसमें एंटीजन ए बी और उसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है उसे ए बी कहते हैं। और ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता और दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती है। और इसी के आधार पर आपको दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट आता है। तो
तो रुधिर क्यों जम जाता है? रुधिर जमने के सामान्यतः एक ही नियम होते हैं। इसको मैं सामान्य शब्दों में बता दे रहा हूं। दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? जब प्रतिजन, रुधिर का जमना, ब्लड क्लॉट, रुधिर का जमना, ब्लड क्लॉट, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में लिख दे रहा हूं कि जब प्रतिजन व प्रतिरक्षी आपस में समान होते हैं, जब प्रतिजन, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, जब प्रतिजन, एंटीजन व प्रतिरक्षी एंटीबॉडी दोनों आपस में समान होते हैं, होते हैं तो रुधिर जम जाता है, रुधिर जम जाता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में स्पष्ट करते रहें कि इसमें देखिए, जब दोनों प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों आपस में समान हो तो रुधिर जम जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति है और इस एक व्यक्ति ए है, यहाँ व्यक्ति की संख्या लिखते, व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, व्यक्ति बी है। तो इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी है, एक में प्रतिजन पाया जाता है, प्रतिजन, और दूसरा जो होते हैं प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, एंटीजन होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ध्यान दीजिए कि रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होता है। ध्यान दीजिएगा, रुधिर का प्रकार ही रुधिर का प्रतिजन होता है। तो ए में ए प्रतिजन पाया जाएगा, बी में बी प्रतिजन पाया जाएगा, इसी के अपोजिट प्रतिरक्षी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ये है तो क्या वह बी को रुधिर दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि यह दोनों आपस में समान हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों आपस में जब समान हो जाते हैं तो यह रुधिर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए एक व्यक्ति का व्यक्ति बी को रुधिर नहीं दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कब नहीं जमेगा? जब इन दोनों में से कोई एक अनुपस्थित हो, इस स्थिति में रुधिर नहीं जमता है। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर कब दिया जा सकता है? कि जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी में से कोई एक अनुपस्थित हो या असमान हो तो रुधिर नहीं जमता है। तो इसके लिए दो कॉलम होते हैं, इसमें ए है। तो इसके लिए एक शब्दों में कौन सा दाता होता है और कौन सा ग्राही होता है, यहीं पर स्पष्ट मैं फिगर समझा दे रहा हूँ। रुधिर देने वाले को क्या कहते हैं? दाता कहते हैं। रुधिर देने वाले व्यक्ति को, अब यहाँ से देखिएगा, रुधिर देने वाले व्यक्ति को दाता, एक होते हैं दाता होते हैं, डोनर होता है, दूसरा ग्राही होता है, रिसिपिएंट होता है। तो दाता कितने प्रकार के? ए होंगे, बी होंगे, ए बी होगा और ओ होगा। और ग्राही भी कौन से होंगे? ए होंगे, बी होंगे, ए बी होगा और ओ होगा। तो रुधिर आदान के लिए एक सामान्यतः नियम होते हैं, बहुत सामान्य से, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं होगा वह भी आसानी से समझ जाएगा। जिस व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता है और देने वाला व्यक्ति वही मिल जाए तो रुधिर के जमने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए एक नियम बनता है कि समान रुधिर व्यक्तियों में रुधिर आदान सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। बी बी को दे सकता है, कोई समस्या नहीं, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा है कि जब ये दोनों समान होते हैं तो रुधिर जम जाता है, लेकिन इसमें ओ में कोई प्रतिजन नहीं है, इसीलिए यदि किसी को देगा तो रुधिर जमेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ओ को तो ऑलरेडी दे रहा है, बी को भी रुधिर दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। इसीलिए ओ वर्ग का व्यक्ति रुधिर सभी को दे सकता है, इसीलिए सर्वदाता हो जाएगा। क्या होगा? सर्वदाता। ओ वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन उसमें प्रतिजन अनुपस्थित होने के कारण यह सभी से रुधिर ले सकता है। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, ए बी जो होता है, या ब्लैक एरो को दे रहे हैं, ए बी जो होता है ए से ले सकता है, बी से ले सकता है
और इसीलिए सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा। बी जो होगा सार्वत्रिक ग्राही हो जाता है। तो यह दाता और ग्राही का कॉन्सेप्ट, ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यह टेबल को एक बार और बनाएंगे, और इसमें बनाएंगे कि जब इसको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रुधिर वर्गों की जीनिक संरचना, वर्गों की जीनिक संरचना। तो जीनिक संरचना में अल्फा ए और अल्फा 0, अल्फा बी और अल्फा 0, अल्फा ए और अल्फा बी, अल्फा 0 और अल्फा 0। तो इस जीनिक संरचना को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो यह आपको बताऊंगा। और यह क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि एक बच्चे के पिता का रुधिर वर्ग ए है और उसकी माता, एक बच्चे के पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है, तो वह बच्चा किस किस रुधिर वर्ग का संभव हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए इसकी जीनिक संरचना को लेते हैं और एक की जीनिक संरचना, बी को जीनिक संरचना लेते हैं, अर्थात वह बच्चा चारों रुधिर वर्ग का हो सकता है, ए बी और ओ। इसके बाद से थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, थैंक यू।